सेशन होगा। तो ये ट्रेनिंग सेशन इसलिए है कि आपको इसमें ट्रेन किया जाएगा कि ऐसे लिखते कैसे हैं। पढ़ाने से ज़्यादा फोकस हमारा ट्रेनिंग पे होगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि आप सबका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। आप सब कोई भी अपना माइक नहीं खोलेगा, बस आप मैसेज में ये चीज़ लिखते जाएं। इसके बाद जो स्लाइड आएगी तो आप उसमें लिखते हैं क्या क्या चीज़ें अपने मैसेज में लिखनी है। काइंडली माइक म्यूट कर लें जिसका भी ऑन है। कोई जैनब है शायद, आप अपना सॉरी माइक। सर, सॉरी। चलें जी, स्लाइड चेंज करें। चलें, आप सब ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन लिखते जाएं मैसेज में, तो तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। सिर्फ आप अपना नाम लिखेंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, अपना सिटी के कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और अपनी एज, क्योंकि हम एज इसलिए पूछना चाह रहा था मैं कि आप एक अंदाजा हो जाए मुझे कितनी एज है और कब तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। और उसके अलावा जो है अटेम्प्ट आपने दी हुई हैं नहीं दी हुई, पीएमएस या सीएसएस वगैरह की, तो ये थोड़ी सी चीज़ें Sir, are आप we supposed to write it in the chat box? अस्सलाम वालेकुम। जी माइक अपने म्यूट कर लें और छोटा सा अपना इंट्रो जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसके हिसाब से देते जाएं। तो मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूँ। ठीक हो गया? चलें जी, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। बाकी जो चीज़ें हैं हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। तो कोई क्वेश्चन होगा या कुछ इस हवाले से, तो स्लाइड चेंज करें प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले तो आपको सबको पता होगा कि ऐसे होता क्या है ना, और क्यों ज़रूरी होता है ऐसे पढ़ना और ऐसे लिखना, और उसके अलावा क्यों ज़रूरी होता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग लेनी है ऐसे की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और जिनकी वजह से जो है हमारा ऐसे सबसे ज़्यादा फेल होता है, क्योंकि 97-98% जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनका सीएसएस का ऐसे फेल होता है। तो सबसे पहले जो मिस्टेक होती है, हम ऐसे पढ़ते हैं, हम उसकी ट्रेनिंग नहीं करते। ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते उसकी, और कोई हमारा जो है इवेल्युएट नहीं कर रहा होता। हम लिखते भी हैं तो हम किसी से चेक नहीं करवाते, और उसके अलावा जो हमारी मिस्टेक्स हैं हम अक्सर करते हैं तो हम वो देखते हैं कि भाई मिस्टेक्स तो हो रही हैं पर कोई चेक करने वाला नहीं होता जो हमें पॉइंट आउट करे कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में एक गाइड का होना तमाम ज़रूरी है ना ऐसे में। तो तभी आप बेहतर तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है अंडरस्टैंडिंग द टाइप एंड नेचर ऑफ द टॉपिक। तो हम टॉपिक को समझते ही नहीं है कि टॉपिक क्या होता है। हम बस ऐसे ही हमारी जो है प्रैक्टिस वगैरह होती नहीं है, बस हमने ऐसे देखा कि भाई एजुकेशन का टॉपिक है तो हमने एजुकेशन का ही टॉपिक करना है। हमें हमें अगर हमारी डेमोक्रेसी पे प्रैक्टिस है तो हमने जो पढ़ा होता है, हमने जो रट्टा लगाया होता है वही पढ़ते हैं हम। प्रॉपरली जो है टॉपिक को समझते नहीं है, टॉपिक को क्रैक नहीं कर पाते हम। तो ये भी सबसे बड़ी हम मिस्टेक करते हैं। तो कुछ इसमें होती हैं ऐसे की टाइप्स या टॉपिक की टाइप्स होती हैं। एक्सपोजिटरी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, नैरेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है और आर्गुमेंटेटिव होता है। तो ये जो भी ऐसे की टाइप्स होती है, या हम कह लें कि भाई टॉपिक की नेचर होती है, तो वो समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है ना। तो हम वो समझते नहीं है और हम बस ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में सबसे पहले टॉपिक को समझना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे ऑप्ट करने से पहले। तो आपको भी यही चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ऐसे का सबको एक पैटर्न भी आ रहा होता है, मुख्तलिफ टीचर्स भी पढ़ा रहे होते हैं, ये पैटर्न आपको आना चाहिए, आप इस पैटर्न पे चलें, आप इस पैटर्न पे चलें। पैटर्न मेरे ख्याल में सब जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो
सही होता है, कोई भी गलत नहीं होता अक्सर औकात में। कोई कोई टीचर्स होते हैं जिनका ऐसे मतलब पैटर्न ही गलत होता है, बाकी जो है ऐसे पैटर्न तकरीबन सही होते हैं। बस आपको आना चाहिए कि ऐसे हमें करना कैसे है, ऐसे का टॉपिक क्रैक कैसे करना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग की तमाम ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका ऐसे अच्छा होगा। चलें जी आगे जाएं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत कम होती है। हम जब पेपर में बैठे होते हैं या जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो हमारी हमें इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है या हम वो प्रेशर जो है सस्टेन कर नहीं पाते। तो हम जो फ्लो होता है या वर्ड्स की थॉट्स होती हैं या हमारी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वो बहुत वीक पड़ जाती है ना साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से। तो इसलिए भी जो है हमारा ऐसे अक्सर औकात फैल जाता है। टॉपिक हमारा अच्छा किया हुआ भी होता है और हम अच्छी तरह उसको समझते हैं कि हम कर भी पाएंगे, पर क्या करते हैं हम, वो जो चीज़ें हमारी पड़ी हुई होती हैं वो पेन पे नहीं आ रही होती ना, तो इसलिए भी हमारा ऐसे जो है बाद औक़ात फेल हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, ऐसे का जो सीएसएस का ऐसे होता है वो सबसे मुख्तलिफ होता है। हमने काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपने स्कूल के भी टॉपर होते हैं कि भाई इसने बहुत अच्छा ऐसे लिखा, स्कूल में टॉप की। हम जिले लेवल पे भी जाते हैं कि हमने भाई बड़े तीर मार दिए, हमने ऐसे में टॉप की और फर्स्ट पोजीशन ली जिले लेवल पे। और प्रोविंशियल लेवल पे भी जो ऐसे के कंपटीशन हो रहे होते हैं तो हम उनमें अच्छा करते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि भाई सीएसएस का ऐसे भी हम कर लेंगे। पर सीएसएस के ऐसे का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, सीएसएस या पीएमएस का कह लें, उनका थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। तो उस पैटर्न पे हमें चलना चलना चाहिए और बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसी पैटर्न पे जाएं और उसी पैटर्न को फॉलो करें और उसी तरह से पेपर में भी ऑप्ट करें। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम टॉपिक को समझ के ही स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक उसमें से निकालते हैं ना, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बगैर थीसिस स्टेटमेंट के भी आपका ऐसे पास हो जाता है। मतलब ये है कि आप अगर ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट नहीं भी लिखते तो आपका ऐसे ऐसा नहीं है कि फेल हो जाएगा। बस ये है कि आप जिस सिमत में जा रहे हैं या जिस तरह से आप ऐसे को ऑप्ट कर रहे हैं वो आपका पैटर्न, वो आपका जो तरीक़ेकार है वो सही होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। तो थीसिस स्टेटमेंट अगर आप पेपर में ना भी लिखें तो रफ वर्क में आपका होना तमाम ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि मुझे किस डायरेक्शन में ऐसे को लेके जाना है। तो इसके लिए तमाम ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक ज़रूर लिखें, जिसको आप थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आउटलाइन आपकी। तो आउटलाइन भी मुख्तलिफ टीचर्स जो हैं आपको मुख्तलिफ पैटर्न पे समझाएंगे। कोई कहेगा कि भाई फ्रेजल लिखें, कोई कहेगा कि आपकी भाई सेंटेंस फॉर्म में लिखें, कोई कहेगा कि किसी और फॉर्म में लिखें। आपको जो भी समझ में आए वो लिखें, पर यह है कि आपकी टॉपिक के एन मुताबिक होनी चाहिए, टॉपिक जो पूछ रहा है उसी तरह से होनी चाहिए ना आपकी जो है आउटलाइन। अच्छा, उसके बाद काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका इंट्रोडक्शन जो होता है बहुत अच्छा होता है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका इंट्रोडक्शन ही ऐसा नहीं होता कि जो आपका इवेल्युएट कर रहा हो ऐसे उसको ही समझ में ना आए कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं, या आपकी जो है ओपनिंग इतनी अच्छी ना हो कि वो ज़्यादा ऐसे पढ़े या आगे जाए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन आपका पढ़ के मजबूर कर देता है कि भाई चेकर को कि भाई आपका ऐसे पूरा ही पढ़ना है। तो आपका इंट्रोडक्शन इतना अच्छा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए कि अगले को भी ये एहसास हो कि भाई इसने आगे भी अच्छा लिखा होगा।
तो ये होता है इंट्रोडक्शन का पैटर्न। उसके भी पैटर्न अलग अलग होते हैं, कोई एनेक्डोटल लिखता है, कोई टू द पॉइंट स्टार्ट करता है, कोई भाई थीसिस स्टेटमेंट शुरू में लेकर जाता है, कोई ओपनिंग जनरल लेके आता है, फिर उसको स्पेसिफिक करता है, कोई स्पेसिफिक करके फिर जनरल में लेके आता है। तो ये मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं इंट्रोडक्शन के, पर जो भी आपको सुइटेबल लगे वो लिखें। पर ये है कि सबसे अच्छा होना चाहिए और सबसे टू द पॉइंट होना चाहिए, आप टॉपिक के मुताबिक लिखें। अच्छा, उसके बाद आते हैं पैराग्राफिंग। पैराग्राफ ही होते हैं जो आपके मतलब डिसाइड कर रहे होते हैं ना कि आपका असल में टॉपिक कहाँ जा रहा है, और आप टॉपिक को क्रैक सही कर पाए हैं या नहीं कर पाए, और आपने जो ऐसे का टॉपिक उठाया उस पर आपको नॉलेज कितनी है, वही असल में पैराग्राफ बता रहा होता है। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं या एस्पायरेंट्स कह रहे होते हैं कि भाई मैंने तो बहुत अच्छा इससे लिखा है, मैंने इससे अच्छा ऐसा लिखा है कि भाई चेकर जो है ना वो तो डिक्शनरी खोल के बैठेगा और मेरे वर्ड्स ढूंढ रहा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो आपको ऐसा ही ऐसे लिखना है। ऐसे काफी बार कहते हैं, बड़े बड़े चेकर भी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई चाहिए कि 10वीं क्लास का बच्चा भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए बात कि असल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो अच्छी तरह से कन्वे हो जाए। तो उसी तरह से आपने ऐसे लिखना है, और पैराग्राफ भी उसी तरह से लिखने हैं। आप उसमें इंफॉर्मेशन भी पुट करें, डेटा भी पुट करें, पर यह है कि वो अच्छी तरह से और टू द पॉइंट होने चाहिए, और आर्ग्यूमेंट्स जो आप दे रहे हैं वो उसी टॉपिक के मुताबिक ही होने चाहिए, और उसी पैराग्राफ में जो आपने ओपनिंग दी है लाइन, तो उसी के मुताबिक होने चाहिए। मतलब आपका जो आर्ग्यूमेंट हो उसी पैराग्राफ के आर्ग्यूमेंट के मुताबिक आपकी डेटा भी होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जितना इंट्रोडक्शन और आउटलाइन आपकी इम्पोर्टेंट होती है, उतना ही आपका कंक्लूजन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपके डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई इसका ऐसे पास करना है या नहीं करना। तो पैराग्राफ में बीच में कभी कभी हम 3-4 पैराग्राफ शुरू वाले अच्छे भी लिखते हैं, और एक दो हमसे अच्छे नहीं भी हो पाते, पर फिर भी ये है कि आपका कंक्लूजन और उसके अलावा जो है इंट्रोडक्शन और आपकी आउटलाइन जो है वो डिसाइड कर रही होती है कि आपका ऐसे ऐसे जो है पास होगा या फेल होगा। चलें जी, आगे चलें। अच्छा, इसके बाद आती है कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो होता है हमसे, वो हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट इम्प्रूव नहीं कर पा रहे होते। ऐसे में काफी बार ऐसा होता है कि हम क्रिएटिव राइटर्स तो होते हैं, अच्छी हमारी नॉलेज भी होती है, पर जो हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं हम उनके मुताबिक जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसमें रेफरेंसेस भी देने की कोशिश करते हैं, पर हमारे पास उतनी नॉलेज कभी कभी नहीं आ रही होती, अपडेट्स जो होती हैं हमें हम मिस कर रहे होते हैं। और उसके अलावा सबसे अहम जो बात होती है ना ऐसे में, वो होती है जार्गन्स। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई कोई अगर इकोनॉमी का बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, इकोनॉमिक्स का, तो उसको पता होगा कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हो रही होती हैं तो उनमें जो डिफरेंस आ रहा होता है तो हम उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जब हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट्स कम हो तो हम उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। कोई अगर इकोनॉमिक्स का बंदा नहीं है तो उसको शायद ये ना पता हो कि करंट अकाउंट डेफिसिट किसको कह रहे होते हैं, या हम कहें कि भाई किसी बाहर के बंदे ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट की तो हम कहेंगे भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। तो इस तरह की चीजें जॉर्गन्स जो होती है ना, रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, जब हम आईआर से रिलेटेड टॉपिक ऑप्ट कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आईआर के जॉर्गन्स क्या हैं। अच्छा, उसके अलावा जब हम इकोनॉमी से रिलेटेड हम कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, और उसके अलावा जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पॉवर्टी कैसे होती है। तो ये चीजें क्या होती हैं हमारे जॉर्गन्स में आ रही होती है ना।
कि हम टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसके जॉर्गन्स हैं या किसी सब्जेक्ट के जॉर्गन्स होते हैं तो हमें वो जरूर आने चाहिए। तो इससे क्या होता है, हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट को और अपने टॉपिक को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हमें नॉलेज तो बहुत ज्यादा होती है पर हमारे पास वो जॉर्गन्स नहीं होते कि हम वो रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उस सब्जेक्ट की वो लिख पाए। तो इस वजह से भी हमारे ऐसे फेल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, रीडर सेंट्रिक अप्रोच जो है हम वो नहीं कर पाते ना, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हमारे जो चेकर होते हैं या हम कहें कि एग्जामिनर होते हैं, उनको हम जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं वो हम कन्वे नहीं कर पा रहे होते, या फिर उसके माइंड के एन मुताबिक जो वो चाह रहा होता है तो हम वो नहीं दे पा रहे होते। तो इस वजह से भी हमारे क्या होता है, ऐसे फेल हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, 7वें नंबर पे लैंग्वेज, ग्रामर एंड एक्सप्रेशन। असल में लैंग्वेज, हम इंग्लिश में जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो ग्रामर भी हमारी कभी कभी जो होती है वो हम सही से मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम हमें कहा जाता है कि भाई मुख्तलिफ जो है आप ग्रामर के टर्म्स यूज करें। मसलन आप कहीं कहीं अगर क्या कहते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं तो कहीं पास्ट टेंस यूज करें रिलेटेड टू आपकी नॉलेज, मतलब नॉलेज के हिसाब से, या उस जो आप बात कर रहे हैं उसके हिसाब से। या कभी कभी हम अ, सीधी तरह बात कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हम मुख्तलिफ, अगर प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे होते हैं तो कहीं कहीं हमें चाहिए कि भाई कंटिन्यूअस यूज करें, पास्ट परफेक्ट यूज करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करें। इस तरह से क्या होता है कि एग्जामिनर को ये पता लग रहा होता है कि इसके पास वेराइटी ऑफ दी एक्सप्रेशन है, तो इससे भी आपका एक अच्छा मैसेज जा रहा होता है। पर क्या होता है हमारे पास, तो ग्रामर की वो टर्म्स या हम जो हमारी उस पे ग्रिप अच्छी नहीं होती तो ऐसे हमारा उसकी वजह से भी फेल हो जाता है। चलें जी, आगे चलें। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि हम, नॉलेज तो हमारे पास होती है पर हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती, लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होती हमारे पास जो हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को अरेंज कर सकें। मसलन मसलन हमें पता है कि भाई अगर गुर्बत होगी, तो अगर पावर्टी होगी तो हमारे पास क्या होगी, वोमेन बैकवर्डनेस होगी या जेंडर इनइक्वलिटी होगी। अगर जेंडर इनइक्वलिटी होगी तो हमारे पास क्या होगी, दूसरे जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लॉजिकल सीक्वेंस में चीजें ला रहे होते हैं, जो चीज पहले आएगी उसको पहले रखना है, जो चीज बाद में आएगी उसको बाद में रखना है। मसलन जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी पॉवर्टी से रिलेटेड, या अगर मैं कहूँ कि भाई फॉरेन इकोनॉमी से रिलेटेड, अगर मैं कहूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी पाकिस्तान में। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा, हमारे पास पावर्टी रिडक्शन आएगा। और उसके बाद क्या होगा, पावर्टी रिडक्शन आएगा तो हमारे पास क्या होगा, एजुकेशनल एम्पावरमेंट होगी। हम एजुकेशन को मतलब सोसाइटी में ले जा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स खोल सकेंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं इससे। या आप कहें कि भाई गर्ल्स एजुकेशन बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में आ रही होती हैं, तो लॉजिकल सीक्वेंस बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना हमारे इसमें ऐसे में। वो हमें क्या कर रही होती है, डिक्टेट्स कर रही होती है कि क्या चीज पहले आएगी क्या चीज बाद में आएगी। तो ये सारी चीजें हमारे पास कैसे आती हैं, सबसे पहले तो हम जब रफ वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास वैरायटी होती है ना, हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स की, भाई ये चीज भी इस ऐसे में आ सकती है, ये चीज भी इस टॉपिक में आ सकती है। तो हम सारी चीजें क्या कर रहे होते हैं, उसमें ऐड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टाइम पे, और सारी चीजें हम रफ पे लिखते जाएंगे कि भाई
एजुकेशन का फेल्यूर की अगर हम बात करेंगे तो भाई हम पॉवर्टी भी लिखेंगे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी लिखेंगे, जेंडर इक्वलिटी भी लिखेंगे, उसके अलावा जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी लिखेंगे, और उस पे उसके इम्पैक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि भाई क्राइम भी बढ़ेगा, और उसके अलावा जो है फिर हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी अगर एजुकेशन नहीं होगी तो ये सारी चीजें क्या होता है, हम रफ वर्क पे पहले तो लिखते जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको लॉजिकल सीक्वेंस में लाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम सबसे पहले ये चीज आएगी, उसके बाद ये चीज आएगी, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फिर हमारी रफ वर्क के बाद हम एक फाइनल ड्राफ्ट बना रहे होते हैं जिसमें हम उसको लॉजिकल सीक्वेंस में लाके और फिर अपने उस पे आउटलाइन पे जाते हैं, थीसिस स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो इसमें काफी बार क्या होता है, अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो वो हमें, मैं तो कहता हूँ 1500 से 1800 का से जो होता है वो पास हो जाता है आपका सीएसएस में, चाहे वो 2500 का मांगे या 3000 मांगे। तो अगर आपका लॉजिकल सीक्वेंस में जो मैंने पीछे कॉमन मिस्टेक्स बताई अगर वो आपने नहीं की, ग्रामर भी आपकी ठीक है, आपका एक्सप्रेशन भी अच्छा है, आपकी आपकी सारी चीजें अच्छी हैं, जॉर्गन्स भी आपने यूज किए हैं, अगर ये सारी चीजें आपकी ठीक की हैं, लॉजिकल सीक्वेंस भी आप ला रहे हैं, तो फिर आपके क्या होता है कि आपका मतलब ऐसे सही सिमत में जा रहा होता है ना, उसमें अगर आपका 1 घंटा भी चला जाता है तो कोई मसला नहीं है, 2 घंटे आपके लिए इनफ है, आप 1500 से 1800 का ऐसे लिख सकते हैं और वो पास भी हो जाता है। देखा है कि काफी लोगों के जो है ऐसे 1200 के भी पास हुए हैं, काफी मेरे दोस्त थे जो बताते भी थे हमें कि भाई मैंने 1200 वर्ड्स का लिखा था, 1300 वर्ड्स का लिखा था, वो भी पास हो जाते हैं। बस ये है कि आप जो उसमें इनपुट अपना दे रहे हो वो कितना अच्छा है, ये डिपेंड करता है आपका। अच्छा, लास्ट में ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है ना, राइटिंग प्रैक्टिस, जिसकी वजह से आपको बड़ी मुश्किल फेस करना पड़ती है, खासकर ऐसे वाले दिन या पेपर वाले दिन आपकी। अच्छा, जो हमारे टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा इशू करती है ना, तो इसको ज़रूर आपने टाइम मैनेज करना है, जितना ज़्यादा ऑप्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट होगी पेपर में। तो इस सेशन का सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस होगा ना, वो यही होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपसे इतना लिखवाऊंगा कि आप तंग हो जाएंगे लिख लिख के, इंशाल्लाह यही फोकस होगा हमारा इस सेशन का। आपको इतना काम देंगे, आप लिखेंगे, आपकी इवेल्युएशन होगी, और सबसे ज्यादा जो है आपको फीडबैक मिलेगा कि भाई आपको क्या क्या चीजें आपकी अब भी बेहतर करने की जरूरत है। तो हमारा फोकस आपको ऐसे आता है, आप समझ लें, आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना आता है, आपको आउटलाइन बनाना भी आती है, चाहे